नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। हम लोग घटनासार के डिटेल वीडियो को कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले ही घटनासार के वन लाइनर को कंप्लीट कर लिया है। डिटेल वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और उसके बाद जो मिसलेनियस जैसे चर्चित स्थल, चर्चित व्यक्ति, नवीन नियुक्ति, ऑपरेशन, अभियान, ये सारे पहलुओं को डिटेल में चर्चा कर ली है। आज की इस सेशन में हम लोग योजना, परियोजना, आयोग समिति, मेला उत्सव और विज्ञान प्रौद्योगिकी को देखेंगे। इसमें एक पार्ट और महत्वपूर्ण बचता है जो अंतरिक्ष रक्षा और पुस्तक है। ये प्रयास रहेगा कि आज रात तक ये वीडियो आपके पास उपलब्ध हो जाए, अगला भी। इसलिए क्योंकि ऑनलाइन स्टडी ग्रुप के बहुत सारे सदस्यों का पेपर है बिहार पीसीएस का, इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग इसको जल्द से जल्द कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज स्टार्ट होगा योजना और परियोजना से। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टू द पॉइंट जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन्हीं को कवर करेंगे। पहला है कि सरकार ने वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की है। ये फरवरी 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने वयस्कों के लिए ये योजना शुरू की। और एक बात यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है कि ये वित्त वर्ष 2022 से 27 की अवधि के लिए है। क्या? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ठीक है। कई बार कथन में ये पूरा ईयर पूछ लिया जाता है, ड्यूरेशन पूछ लिया जाता है कि कब तक के लिए है। तो जो न्यू लिटरेसी प्रोग्राम है वो 2022 से 27 तक के लिए है। किसने प्रारंभ किया? शिक्षा मंत्रालय ने अनुमति। अब एक अगला पॉइंट देखिए, इसमें क्या महत्वपूर्ण है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट में घोषणा जो हुई थी 21-22 के, उन सभी पहलुओं को जोड़ते हुए सरकार ने कहा कि अब देश में शिक्षा शब्द को सभी के लिए शिक्षा के रूप में जाना जाएगा। ठीक है। यानी इस योजना के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट 21-22 में जो पहलू थे उनको समाहित करते हुए इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा। इसमें अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो ये वर्ष 2022 से 27 के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम चलाया गया, इसमें कुल व्यय जो होगा वो 1037.90 करोड़ रुपए का होगा। इस टोटल परिव्यय में केंद्र सरकार 700 करोड़ देगी और राज्य सरकार 337.90 करोड़ रुपए देगी। ठीक है। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि ये किसके सहयोग से चला। तो ये एनसीईआरटी और नायोज के सहयोग से ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, OTLAS का उपयोग करते हुए प्रतिवर्ष 1 करोड़ की दर से 5 करोड़ शिक्षार्थियों को का लक्ष्य निर्धारित किया गया। और सिंप्लीफाई करते हैं, कह रहा है कि एनसीईआरटी और नायोज का मदद लिया जाएगा और एक सिस्टम बनाया गया जिसका शॉर्ट फॉर्म है OTLAS। क्या कहते हैं इसको? ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम। इसका उपयोग करते हुए 5 साल के लिए है, 2022 से 27, प्रतिवर्ष 1 करोड़। तो 5 साल में कितने? 5 करोड़ शिक्षार्थियों को इसमें शिक्षित किया जाएगा। अगला देखिए, इस योजना में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो गैर साक्षर लोग हैं उनको कवर किया जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पर उम्र भी दे दी गई। कई बार उम्र, योजनाओं की उम्र से भी डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, इस योजना में किस उम्र के लोग आएंगे? 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। आगे एक पॉइंट में बता रहा है कि यहाँ पर 2011 की जनगणना यानी सेंसस को कोट किया गया कि देश में 2011 की जनगणना के अनुसार 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो निरक्षर लोग हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? 25.76 करोड़, जिसमें पुरुष कितने हैं? 9.08 करोड़ और महिलाएं कितनी हैं? 16.68 करोड़। ठीक है। तो कम से कम टोटल संख्या तो आपको याद होनी चाहिए 25.76। ठीक है। ये पूरी डिटेल आप लोग समझ गए होंगे। अगली योजना है स्त्री मनोरथ परियोजना। अब ये स्त्री मनोरथ परियोजना को किसने शुरू किया? पहली बार तो आपका जवाब होगा महिला और बाल विकास मंत्रालय और निमहंस बेंगलुरु के सहयोग से। यानी ये दो लोगों का कोलैबोरेशन था। किसका? महिला और बाल विकास मंत्रालय और निमहंस बेंगलुरु का। अब ये योजना क्यों चलाई गई कि भारत में जो महिलाओं की मानसिक स्वास्थ्य है उसको सुधार करने का लक्ष्य है। और कब इसकी शुरुआत की गई? 2 मार्च 2022 को। ठीक है। ये बात थी पूरी स्त्री मनोरथ योजना की। इसमें एक बात और पॉइंट आपको याद रखना होगा कि इस परियोजना का उद्देश्य क्या है कि पूरे भारत में 6000 ओएससी कार्यकर्ताओं को मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण प्रदान करना। ठीक है। ओएससी का मतलब क्या होता है? वन स्टॉप सेंटर। ठीक है। अब देखिए, वन स्टॉप सेंटर ने कोविड-19 में भी बहुत बड़ी पहल की थी और भारत में वर्तमान समय में पहले से ही 700 से अधिक ओएसपी यानी वन स्टॉप केंद्र अवस्थित है। ठीक है। ये क्लियर हो गया। इतनी बातों को बस इसमें ध्यान रखना है। ठीक है। अगला देखिए, अगला है PMFME योजना। अब ये क्या है भाई PMFME योजना? तो पहले ये जान लीजिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये जो PMFME योजना है इसका फुल फॉर्म होता है कि पीएम फार्मलाइजेशन एंड माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम। ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकरण। ठीक है। अब ये बात समझिए कि इस योजना को किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो ये केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसमें केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और नेफेड, इन दोनों लोगों के अधिकारियों द्वारा इस योजना का प्रारंभ किया गया। और इसके अंतर्गत एक बात और कही गई कि एक जिला एक उत्पाद के 6 ब्रांड की शुरुआत की गई। कब? 5 जनवरी 2022 को। ठीक है। अब देखिए,
बात आती है कि जो ये 6 ब्रांड शुरू किए गए, किसके कोलैबोरेशन के साथ? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और नेफेड के सहयोग के साथ। और आगे कहा गया कि इसमें 10 ब्रांड को और विकसित करने के लिए नेफेड के साथ भविष्य में 10 ब्रांड और विकसित हो, इसके लिए साझेदारी हुई। अब प्रश्न उठता है जो 6 ब्रांड शुरू किए गए वो कौन कौन से हैं? तो दिया है अमृत फल, कोरी गोल्ड, कश्मीरी मंत्र, मधु मंत्र, सोमदाना, दिल्ली बेस के जो होल व्हीट कुकीज है, ये 6 ब्रांड के शुभारंभ किया गया 5 जनवरी 2022 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और नेफेड के सहयोग से। ठीक है, क्लियर हो गया। और किस योजना के तहत? तो एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। अब एक बात आपके दिमाग में यहाँ आ जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो कंगना रनौत को। आप पढ़ चुके हैं इसको, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शुरू की गई सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम यानी कि जिसको आप कह रहे थे PMFME योजना, प्रधानमंत्री की औपचारिकरण का एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अब इसमें एक बात और समझ लीजिए, एक बात आपको बस इसमें ये ध्यान रखनी है कि जो ये PMFME योजना है, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शुरू की गई है बस। और अगली बार में कह रहा है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत जो असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम हैं, उनके बीच प्रतिस्पर्धा और औपचारिकता को बढ़ावा देना। ठीक है, ताकि जो उसका प्रोडक्टिविटी है वो भी, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी हो और उसके एक कंपटीशन होगा तो एक रेट भी बैलेंस्ड वे में होगा। ठीक है, अगला देखिए, अब इसमें क्या महत्वपूर्ण है, कहा गया कि 2021 से 2024-25 तक इन 5 वर्षों की अवधि में 10,000 करोड़ रुपए का इसमें खर्च किया जाएगा, जो कि मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के उन्नयन के लिए, उसमें वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता के लिए 2 लाख सूक्ष्म प्रसंस्करण इकाइयों को सीधे इससे लाभ मिलेगा। यानी कह रहा है कि 2020-21 के वित्तीय वर्ष से 2024-25 तक 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और सीधे सीधे 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को इससे सहायता मिलेगी। किस क्षेत्र में मिलेगी? तो वित्तीय, तकनीक और व्यावसायिक सहायता मिलेगी। ठीक है, अगला देखिए, हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण सेकंड। अब ये क्या है भाई हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने प्रधानमंत्री महोदय की अध्यक्षता में 6 जनवरी 2022 को एक प्रणाली के तहत, किसके लिए? अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? INSTS के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर GEC चरण सेकंड को मंजूरी दी। यानी कह रहा है कि 6 जनवरी को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने INSTS के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण द्वितीय की मंजूरी दे दी। याद रखिएगा, ये चरण द्वितीय है। अब इसके तहत क्या होगा? इसके तहत लगभग 10,750 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन और सब स्टेशनों की लगभग 27,500 मेगा वोल्ट एम्पियर के ट्रांसफार्मर क्षमता को विकसित करने के लिए इसमें मंजूरी दी गई है। ठीक है, ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक फैक्ट महत्वपूर्ण है कि 10,750 सर्किट किलोमीटर की पारेषण लाइन। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। इस योजना के तहत 7 राज्यों में, ये याद रखिएगा, हरित ऊर्जा कॉरिडोर सेकंड के तहत 7 राज्यों को, कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में ग्रिड एकीकरण और लगभग 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा बिजली निकासी परियोजना में मदद मिलेगी। यानी हरित ऊर्जा कॉरिडोर सेकंड के तहत 7 राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है और इसके साथ ही साथ इसमें 20 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा की बिजली निकासी की भी बात की गई है। अब अगला टॉपिक है, मैंने इसी में कह रहा है कि इसमें कुल व्यय कितना होगा? तो 12,031.33 करोड़ रुपए का इसमें व्यय होगा और कह रहा है कि इसमें केंद्रीय जो वित्तीय सहायता परियोजना के तहत इसमें 33% के बराबर यानी कि 3,970.34 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। ठीक है, तो आपको इसमें टोटल अमाउंट याद रखना है और केंद्र का पार्टिसिपेशन कितना है? 33%। ठीक है, इस बात को याद रखना है। अब अगला देखिए, कह रहा है कि पारेषण प्रणाली को वित्तीय वर्ष 2021-22 से 25-26 तक की 5 वर्ष की अवधि के दौरान तैयार किया जाएगा। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन। कह रहा है कि ये जो पारेषण प्रणाली है इसको 2021-22 से 2025-26 तक के 5 वर्ष की अवधि के लिए तैयार किया गया। अगली बात कह रहा है, अब ये लक्ष्य हम लोग बार बार पढ़ते रहे, इस योजना के तहत 2030 तक 450 गीगावाट स्थापित किया जाए, नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, किसके तहत? हरित ऊर्जा कॉरिडोर सेकंड योजना के तहत 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त होगा। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला देखिए, इस योजना के तहत दीर्घकालिक ऊर्जा में लाभ मिलेगी और कहा गया कि इसके तहत बिजली के साथ साथ जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार भी उपलब्ध किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि GEC का मतलब क्या हुआ? हरित ऊर्जा कॉरिडोर जो पहला चरण है, ये हम लोग जो अभी नया शुरुआत हुआ ये दूसरा चरण था। अब यहाँ पहले चरण के बारे में बता रहा है कि जो हरित ऊर्जा कॉरिडोर का पहला चरण था, इसमें ग्रिड एकीकरण और लगभग 24 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा निकासी के लिए 8 राज्य हैं। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में चल रही है और उम्मीद है कि 2020 तक ये पूरी हो जाएगी। यानी इसके पहले चरण में कितने गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य था? 24। सेकंड चरण में कितना है? 20 गीगावाट। इस तरह कंपेयर करना है। पहले चरण में कितने राज्य शामिल थे? 8। द्वितीय चरण में कितने शामिल हैं? 7। ठीक है, इसको इस तरह से समझना। आगे चलते हैं।
अगला टॉपिक है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान। ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान का नाम ये शुरू किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करना और बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। और किसके तहत? एक भारत श्रेष्ठ भारत के तत्वाधान में इस मंत्रालय के द्वारा जो लॉन्च किया गया एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है भाषा संगम मोबाइल ऐप, उसको बढ़ावा देना। अब देखिए मैं इसको समराइज कर रहा हूँ। कह रहा है कि ये जो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान है ये शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया। दूसरी बात कि इसका उद्देश्य क्या है कि सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करना और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तत्वाधान में जो पहले मंत्रालय ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है भाषा संगम मोबाइल ऐप, उसको बढ़ावा देना। यानी इस भाषा संगम मोबाइल ऐप को और बढ़ावा देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। अब अगला देखिए, कह रहा है कि भाषा संगम मोबाइल ऐप को 31 अक्टूबर 2021 को शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा भारतीय भाषाओं के प्रसार को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये भाषा संगम मोबाइल ऐप कब लॉन्च किया गया? 31 अक्टूबर 2021। किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान जी। अब यहाँ भाषा शब्द का प्रयोग हो रहा है बार बार, तो आपको याद रखना होगा कि भाषा कितनी भाषाएं अधिकृत हैं? 22। कहाँ पर किस अनुसूची में अधिकृत हैं? तो 8वीं अनुसूची में। ठीक है, इन बातों को भी आपको कोरिलेट करके चलना होगा। अब आगे क्या कर रहा है? ऐप को शिक्षा मंत्रालय और माई जीओवी इंडिया, किस ऐप को? भाषा संगम मोबाइल ऐप को, इन दोनों यानी शिक्षा मंत्रालय और माई जीओवी इंडिया द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, इन दोनों लोगों के द्वारा क्या किया गया? इसको विकसित किया गया और उपभोक्ताओं को इसके तहत 22 अनुसूची भाषाओं भारतीय भाषाओं में जो दैनिक उपयोग की 100 से ज़्यादा वाक्य को सीखने की अनुमति देता है। अब देखिए मैं इसको फिर से समराइज कर रहा हूँ। भाषा संगम मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया वो शिक्षा मंत्रालय और माई जीओवी इंडिया के दोनों के कोलैबोरेशन से इसको विकसित किया गया। इसका क्या मेन मकसद है कि ये 22 अनुसूचित भाषाओं के जो दैनिक उपयोग की 100 से ज़्यादा वाक्य हैं उनको सीखने में मदद करता है। अब ये जो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान है इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत लोगों को हैशटैग भारत सर्टिफिकेट सेल्फी भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी का उपयोग करके अपने सर्टिफिकेट के साथ अपनी सेल्फी को अपलोड करना है। किस सर्टिफिकेट को? जो आप भाषा संगम मोबाइल ऐप के द्वारा जो सीखेंगे उससे जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसको भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी के तहत आप अपनी फोटो के साथ उस सर्टिफिकेट को डालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि यानी भाषा सेल्फी जो अभियान है वो भाषा संगम मोबाइल ऐप को और तेज करने के लिए, उसको और प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, अगला देखिए, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। अब इसमें क्या है भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को अपनी संसदीय क्षेत्र वाराणसी से पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की। पहली बात तो आपको याद रखना है, शुरुआत कब हुई? 25 अक्टूबर 2021 को। किसने की? प्रधानमंत्री ने की। कहाँ से की? वाराणसी से की। ठीक है, इतनी बातों को आपको याद रखना है। अब अगली बात महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि 64,180 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना की घोषणा 2021-22 के केंद्रीय बजट में हुई थी। कौन सी योजना? पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की योजना। अब कितना खर्च होगा? 64,180 करोड़ रुपए। किस बजट में है? 21-22 में। ठीक है, अगला देखिए, और इस योजना का उद्देश्य क्या है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2025-26 तक, यानी बजट में कब है? 2021-22 तक, और कब तक की योजना है कि 2025-26 तक। अब आपको ड्यूरेशन मिल गया। इसके तहत प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता को विकसित करना और साथ ही साथ अनुसंधान, प्रशिक्षण, उपचार के लिए एक आधुनिक व्यवस्थित तंत्र को विकसित करना इस योजना का लक्ष्य है। ठीक है, और ये भी जान लीजिए कि पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ये भारत की सबसे बड़ी भारतीय स्वास्थ्य अवसंरचना योजना है। ये भी बात आपको याद रखनी होगी। अगला देखिए, कह रहा है कि इस योजना के तहत 10 उच्च फोकस वाले राज्यों को, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस योजना के तहत 10 उच्च फोकस वाले राज्यों को के जो 17,788 ग्रामीण और 11,024 स्वास्थ्य केंद्रों के कल्याण केंद्रों को विकसित करने का समर्थन करेगी। पहली बात। दूसरी बात कि कह रहा है कि इसमें 11 राज्यों में 3,382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों की भी स्थापना करने का लक्ष्य है। ठीक है, इसके अलावा 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थाओं में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक स्थापित करने में भी ये योजना मदद करेगी। ठीक है, एक ओवरव्यू याद रखिए। ठीक है, बाकी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं उस पर खुद ही जोर दे रहा हूँ। ठीक है, और कह रहा है कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और इसकी 5 क्षेत्रीय शाखाओं एवं 20 महानगरीय स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को मजबूत करना भी इस योजना का लक्ष्य है। अब इसके साथ साथ और क्या है? योजना के तहत एक स्वास्थ्य के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान, वायरोलॉजी के लिए 4 नए संस्थान। ठीक है, और WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए 1 क्षेत्रीय अनुसंधान मंच और 9 जैव सुरक्षा स्तर की 111 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। ठीक है, ये देखिए बहुत फैक्ट इसमें है, महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण आपको बस क्या याद रखना है कि 25 अक्टूबर 2021 को वाराणसी से पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की गई। ठीक, इसमें कितनी लागत आनी है? 64,180 करोड़।
इस किस बजट में था? 21-22 में। कब तक का लक्ष्य है? 25-26 तक का है। ठीक है, इतनी बातों को आपको मिनिमम कम से कम इसमें याद रखना है। अब आगे देखते हैं पीएम गति शक्ति योजना। याद रखिएगा, पीएम गति शक्ति योजना के बारे में आपने पहले भी कई बार पढ़ा। जब आप एडिटोरिया कर रहे थे तब भी, इसके जब राष्ट्रीय घटनाक्रम को देख रहे थे तब भी आपने इसको देखा था। बजट 2022-23 में जो 4 प्राथमिकताएं दी गई हैं उसमें से एक है कौन? पीएम गति शक्ति योजना। और नाम से ही समझ में आ रहा है कि पीएम गति शक्ति योजना यानी कोई ऐसी योजना है जो अर्थव्यवस्था में गति लाने के लिए की गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो अब तक चर्चा में छूटी थी कि इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसका शुभारंभ 13 अक्टूबर 2021 को हुई। किसका? पीएम गति शक्ति योजना की। और इसके साथ साथ क्या है कि इसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ 13 अक्टूबर को हुआ। उद्देश्य क्या है? लॉजिस्टिक्स की लागत को घटाना और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के बुनियादी ढांचे का विकास करना। अब ये लॉजिस्टिक लागत पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि वर्तमान में भारत में 13 से 14% है और आगे वर्षों में इसको 5% तक कम करने की जरूरत है। ठीक है, ये हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से कोरिलेट करती है। ठीक है, इतनी बातों को आपने ध्यान रखा पीएम गति शक्ति योजना के तहत। अब कह रहा है कि इसके बुनियादी ढांचे के समग्र विकास के लिए इस योजना के लिए 100 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन किया गया है। ठीक है, और इसके फोकस वाले क्षेत्रों में स्थानीय निर्माता, विनिर्माण और निर्यात तथा संभावना वाले नए आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, अब एक बात और याद रखिएगा कि जो गति शक्ति मास्टर प्लान है उसमें युवाओं को रोजगार देना भी एक प्रमुख उद्देश्य है। इस योजना के तहत भविष्य में आर्थिक गलियारे भी विकसित किए जाएंगे। ठीक है, और ये जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात आ गई कि ये जो पीएम गति शक्ति योजना है जो 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री महोदय द्वारा शुरू की गई, इसको कौन से मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? इसको वाणिज्य मंत्रालय के रसद विभाग द्वारा चलाया जा रहा है और इस योजना के तहत 16 मंत्रालय और उनके विभागों को एक मंच पर लाया गया। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से 16 मंत्रालय हैं? रेल, नागरिक उड्डयन, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्रौद्योगिकी, जहाजरानी, सड़क परिवहन, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, उद्योग एवं स्वास्थ्य को। ठीक है, याद रखिएगा 16 मंत्रालय और उनके विभागों को इसमें लाया जा रहा है। और किसके तहत योजना चलाई गई? वाणिज्य मंत्रालय के रसद विभाग द्वारा। अगला चल रहा है अटल मिशन 2.0। अटल मिशन 2.0 की शुरुआत प्रधानमंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया। कब? 12 अक्टूबर 2021 को। क्या निर्णय लिया गया? निर्णय लिया गया कि इसे 2025-26 तक के लिए इस अटल अमृत मिशन 2.0 को मंजूरी दी गई। ठीक है, यानी कि 2021-22 से कब तक? 25-26 तक की ये चलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है आगे। कह रहा है कि इस योजना के तहत नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 का उद्देश्य क्या है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम और हो और पानी की चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी के माध्यम से शहरों को जल सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना। एक बार मैं और अटल मिशन अमृत 2.0 के उद्देश्य को क्लियर कर रहा हूं। इसका उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया जाए और पानी की जो चक्रीय अर्थव्यवस्था सर्कुलर इकोनॉमी है के माध्यम से शहरों में जल सुरक्षित और आत्मनिर्भरता बढ़ाना। इस उद्देश्य को याद रखिएगा। अगली बात कही गई है कि ये जो अमृत 2.0 अटल मिशन अमृत 2.0 जो है, इसमें जो सांकेतिक खर्च होगा वो कितना अनुमानित है? 2,77,000 करोड़ रुपए, जो कि वित्तीय वर्ष 21-22 से 25-26 के 5 वर्ष के लिए इसमें केंद्र का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 76,760 करोड़ रुपए। अभी हमने आपको बताया था कि ये जो अटल मिशन अमृत 2.0 है ये 2021-22 से लेकर 25-26 तक के लिए 5 वर्ष के लिए। पहली बात, इसमें टोटल खर्च कितना होगा? 2,77,000 करोड़ रुपए। 2,77,000। इसमें सेंट्रल कितना देगी? 76,760 करोड़ रुपए। ठीक है, अब अगली बात देखिए। ये जो अमृत 2.0 के तहत 4,378 सांविधिक कस्बों में घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे और पानी की आपूर्ति को सार्वभौमिक कवरेज प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये जो अटल मिशन अमृत 2.0 है इसके अंतर्गत 500 अमृत शहरों में घरेलू जल निकासी प्रबंधन और 100% कवरेज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कितने शहरों में? तो 500 अमृत शहरों में। अगला कह रहा है कि इस मिशन का लक्ष्य है कि 2.68 करोड़ नल कनेक्शन और 2.64 करोड़ सीवर कनेक्शन प्रदान करना। ये भी बात याद रखिएगा। कितने अमृत शहर है? 500। कितने जल कनेक्शन? 2.68 जल कनेक्शन का मतलब नल कनेक्शन, और 2.64 करोड़ कितने सीवर कनेक्शन दिए जाएंगे। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि इस परियोजना में जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सांकेतिक तौर पर 2,77,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। ठीक है, कितने वर्ष तक? 5 वर्षों में, 2021-22 से लेकर 25-26 तक। इसमें जो पैसा सेंट्रल देगा हमने पढ़ा था 76,760 करोड़ रुपए। अब इसमें कह रहा है कि बाकी पैसा कैसे होगा? तो सेंट्रल, राज्य और शहरी निकायों की साझा हिस्सेदारी से इसको पूरा किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है आयोग और समिति। चलिए कवर करते हैं। कह रहा सेबी द्वारा बाजार डेटा सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया। अब ये जो बाजार डेटा सलाहकार समिति है इसका पुनर्गठन किसने किया? सेबी ने किया। कब? 30 दिसंबर 2021 को। अब इसके पुनर्गठन के लिए एक समिति बनाई गई। अब उस समिति के अध्यक्ष कौन है?
तो डॉक्टर एम.एस. साहू हैं। दूसरी बात, इस समिति में कितने सदस्य हैं? तो 20 सदस्य हैं। और ये जो डॉक्टर एम.एस. साहू हैं, ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दिल्ली के प्रोफेसर हैं। ठीक है, इतनी बात को आपने क्लियर कट समझा। अब इस समिति का काम क्या होगा? तो इस समिति का ये उद्देश्य है कि प्रतिभूति बाजार डेटा पहुंच और गोपनीयता जैसे क्षेत्रों में संबंधित नीतियों और उपायों पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करना। ठीक है, इतनी बात आपने समझ ली होगी। ठीक है, यानी कि जो सेबी द्वारा डेटा सलाहकार समिति बनाई गई 20 सदस्यीय है और उसके अध्यक्ष कौन है? एम.एस. साहू है। ठीक है, अगला सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट निगरानी हेतु समिति। अब ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है? जो नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, इस पर अपनी निगरानी रिपोर्ट जारी करने के लिए श्री रतन पी वॉलेट की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट में नवंबर 2021 में इस समिति का गठन किया गया। बस इतनी बातों को याद रखना कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए 5 सदस्यीय कमेटी, श्री रतन पी वॉलेट को इसमें अध्यक्ष बनाया गया और ये प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? दिल्ली में नए संसद भवन से संबंधित। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि निपटान आदेशों और अपराधों की कंपाउंडिंग पर सलाहकार समिति। अब ये कह रहा है कि ये जो सेबी है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, इसके द्वारा अक्टूबर 2021 में 4 सदस्यीय निपटान आदेशों और अपराधों की कंपाउंडिंग पर उच्चाधिकार एक सलाहकार समिति का गठन किया। ये जो निपटान आदेश और अपराधों की कंपाउंडिंग पर जो सलाहकार समिति है, ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई? तो आपका जवाब होगा सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कब की गई? अक्टूबर 2021 में। इस समिति में कितने सदस्य हैं? तो 4 सदस्य हैं। अब बात उठती है कि इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस समिति के अध्यक्ष विजय सी डांगा है। अब ये जो विजय सी डांगा है, ये बंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, जिनको विजय सी डांगा को निपटान आदेशों और अपराधों की कंपाउंडिंग सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया। किसने? सेबी ने बनाया। अगला देखिए। अब समिति में अन्य जो सदस्य हैं, अभी आपने पढ़ा ना कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य हैं। इसके पहले एक पॉइंट और ध्यान में रखिए कि जो समिति है, इसका विचारार्थ विषय क्या है, ये किस पर काम करेगी? तो ये भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी जिसको आपने अभी कहा कि सेबी की निपटान कार्रवाई विनिमय 2018 के अनुसार ये काम करेगी। यहाँ पर 2018 इनके जो विनिमय का जो वर्ष है वो याद रखना है आपको। ठीक है, अब मैं चर्चा कर रहा था आपसे कि जो समिति थी वो 4 सदस्य, इसके अध्यक्ष तो विजय सी डागा हो गए, 1 लोग तो हो गए। बाकी 3 लोग कौन है? पी.के. मल्होत्रा, पी.आर. रमेश और डी.एन. रावल। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं। करा कि पेगासस जासूसी मामले में जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पेगासस कौन है? तो ये इजराइल की सॉफ्टवेयर कंपनी है जो जासूसी करने के मामले में इस पर आरोप है। किसकी जासूसी कर रही थी? नागरिक, पत्रकारिता और नेताओं के जो बड़े लोग हैं। अब इस पर मामला कोर्ट में गया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि इसमें 3 सदस्यीय विशेषज्ञों की कमेटी बना दी जाए। और इस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इस कमेटी की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस आर.वी. रविंद्रन करेंगे। ठीक है, अब जस्टिस आर.वी. रविंद्रन की निगरानी में 3 सदस्यीय विशेषज्ञों की समिति इस पेगासस की सच्चाई पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ठीक है, अब इसमें एक बात और याद रखनी है कि ये जो समिति बनी थी, किसकी अध्यक्षता में बनी थी? जस्टिस आर.वी. रविंद्रन की। इसमें जो और लोग 3 लोग हैं, उनका क्या नाम है? तो डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, डॉक्टर प्रभारन पी और डॉक्टर अश्विन अनिल गुमस्ते। इन 3 लोगों का और शामिल हुए हैं किसमें? इस जस्टिस आर.वी. रविंद्रन की कमेटी में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला है प्रदर्शनी, सम्मेलन, मेले और उत्सव। इसमें पहला टॉपिक है कि 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन किया गया। अब ये जो 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन हुआ, ये कब हुआ? तो आपका जवाब होगा, इसका आयोजन 20 से 22 मार्च को 2022 को नई दिल्ली में हुआ। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और अंतरिक्ष विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। किसका? 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का। ठीक है, अब इसमें एक बात और याद रखनी है कि इसका मुख्य विषय क्या था? तो इसका विषय था एक सतत भविष्य के लिए एक बुनियादी विज्ञान का निर्माण करना। ठीक है, यानी इस विषय के तहत 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में 20 से 22 मार्च 2022 को किया गया। ठीक है, अगला देखिए। अगला है तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। जो ये तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव हुआ, ये कब हुआ? तो 10 से 11 मार्च 2022 को। कहां पर संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि जो ये 10 से 11 मार्च 2022 को तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव हुआ, इसमें 11 मार्च को लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के केंद्रीय कक्ष में समारोह के समापन में संबोधित किया था। ठीक है, तो ये पूछा जाए कि समारोह के अंतिम संबोधन किसने किया था, तो आप बता सकते हैं ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष। अब अगला देखिए, कह रहा है कि NYPF का जो ये तीसरा संस्करण हुआ, इसकी शुरुआत जिला स्तर से हुई। वो कब हुई? 14 फरवरी 2022 को। उसके बाद राज्य स्तर पर 23 से 27 फरवरी 2022 को, जिसमें राज्य स्तर पर युवाओं ने 2.4 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। और अगला कह रहा है तीसरा स्तर था जो फाइनल 10 से 11 मार्च को हुआ, वो 2022 में
दिल्ली में हुआ। ठीक है, अगला देखिए, अगला लिखा है डीएसटी सीआईआई प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022। अब ये डीएसटी क्या है? डीएसटी का मतलब है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, और सीआईआई का क्या मतलब है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इनके द्वारा नई दिल्ली में 23 से 24 फरवरी यानी 2 दिवसीय 2022 को 28वें संस्करण की मेजबानी की गई। अब किसके द्वारा मेजबानी की गई? तो अभी आपने पढ़ा डीएसटी सीआईआई प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की। ठीक है, क्लियर हो गया। ये कौन सा संस्करण था? 28वां संस्करण था। अब एक बात और इसमें याद रखिएगा कि सिंगापुर को इस वर्ष की प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का भागीदार देश बनाया गया था। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि डीएसटी सीआईआई प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ 23 से 24 फरवरी 2022 को 28वां संस्करण था, इसमें प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में भागीदार देश कौन था? तो आपका जवाब होगा सिंगापुर। ठीक है, मैंने वो तो डायरेक्ट पूछ देगा कि प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में भागीदार देश कौन था? सिंगापुर। मैंने इसी बहाने और रिवाइज भी कर दिया उसको। ठीक है, अब अगला देखिए, इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है कि इस समिति में फोकस स्मार्ट सिटीज और स्पेस इंडस्ट्रीज 4.0, एडवांस्ड इंजीनियरिंग केयर, हेल्थ केयर और प्रिसीजन मेडिसिन आदि था। इसका क्या था? फोकस था। ठीक है, इस समिट का फोकस क्या था? स्मार्ट सिटीज, स्पेस इंडस्ट्रीज 4.0, एडवांस्ड इंजीनियरिंग हेल्थ केयर और प्रिसीजन मेडिसिन, ये इसके फोकस पॉइंट थे। किसके? डीएसटी सीआईआई प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 के। ठीक है, अगला देखिए, अगला है 16वां डिजिटल भारत डिजिटल सम्मेलन 2022। अब ये कौन सा क्रम का है? तो ये 16वां है। कौन? भारत डिजिटल सम्मेलन 2022। कब आयोजित हुआ? तो 11 से 12 जनवरी 2 दिवसीय। इसका विषय क्या था? तो सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स, यानी सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स के विषय के साथ 16वां डिजिटल सम्मेलन वर्चुअल तौर पर आयोजित हुआ 11 से 12 जनवरी को। एक बात याद रखिएगा कि इसका आयोजन इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। ठीक है, अगला देखिए, आसियान डिजिटल मंत्रियों की दूसरी बैठक हुई। कब हुई? 14 से 28 जनवरी 2022 को। और इस वर्चुअल मीटिंग में जो आसियान के डिजिटल मंत्रियों की हुई, इसमें विषय क्या था? तो इसका विषय था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, द इंजन फॉर आसियान इकोनॉमिक रिकवरी फ्रॉम कोविड-19। ठीक है, यानी एक ऐसे इंजन की बात की जा रही है कि जो कि आसियान इकोनॉमिक को रिकवर करे कोविड-19 के वैश्विक आर्थिक जो दुर्बलता आई थी उससे रिकवर करने के लिए। ठीक है, ये चर्चा किसमें हुई? आसियान डिजिटल मंत्रियों की दूसरी बैठक में। अब एक बात और इसमें महत्वपूर्ण है कि इस बैठक की सह अध्यक्षता में भारत के संचार मंत्री देवू सिंह चौहान, ठीक है, भारत के संचार मंत्री देवू सिंह चौहान और म्यांमार के यातायात एवं संचार मंत्री एडमिरल तिन आंग सान इसमें संयुक्त तौर पर सह अध्यक्षता की। किसमें? भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी भी मिली। और इस आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक में सह अध्यक्षता किसने की? भारत की तरफ से देवू सिंह चौहान और म्यांमार की तरफ से एडमिरल तिन यांग आंग सान। ठीक है, याद रखिएगा ये नाम, और विशेष तौर पे आपको देवू सिंह चौहान का नाम जरूर याद रखना होगा। अगला है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पणजी में संपन्न हुआ। एक बात याद रखिएगा कि ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पणजी में हुआ, ये 4 दिवसीय था। कब से कब तक? 10 से 13 दिसंबर 2021 को। अब ये जो आयोजन है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? IISF, यानी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ये कौन सा संस्करण था? तो आपको याद रखना होगा ये 7वां संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है, कहां पर हुआ? गोवा के पणजी में। अब मेन बात आती है कि इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य है लोगों में नवाचार को बढ़ावा देना, जनता के प्रति सस्ती तकनीकी को विकसित करना और भारत में सतत विकास और नए तकनीकी नवाचार को के लिए लोगों में वैज्ञानिक सोच को विकसित करना। इसके लिए भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान महोत्सव पणजी में 4 दिवसीय आयोजित किया गया, 7वां संस्करण था। अब इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम है कि एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मकता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न मनाना। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगली बात आपको इसमें क्या याद रखनी है कि जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किसके द्वारा ये आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विज्ञान भारती का एक संयुक्त कार्यक्रम था। यानी ये 3 लोगों के कोलैबोरेशन से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का पणजी में आयोजन हुआ। किसके किसके? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विज्ञान भारती का संयुक्त कोलैबोरेशन था। और एक बात और याद रखिएगा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो विज्ञान महोत्सव है, ये पहला कार्यक्रम इसका 2015 में आयोजित हुआ था। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला है भारत मध्य एशिया का पहला शिखर सम्मेलन। याद रखिएगा कि भारत और मध्य एशिया के बीच में पहला शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो ये 27 जनवरी 2022 को आयोजित हुआ। और ये जो भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन है, इसकी मेजबानी किसने किया? भारत ने की। और इसमें वर्चुअली माध्यम से इस बैठक में किन देशों ने हिस्सा लिया, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने इसमें हिस्सा लिया। किसमें? भारत मध्य एशिया के पहले शिखर सम्मेलन, जिसकी मेजबानी भारत ने किया और ये 27 फरवरी 2022 को संपन्न हुआ। अगला देखिए, फ्यूचर टेक 2021। ये फ्यूचर टेक 2021 भारतीय उद्योग परिसंघ, जिनको कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी CII ने 19 से 27 अक्टूबर 2021 तक डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर एक अंतर्राष्ट्रीय
सम्मेलन और प्रदर्शन किया। इसमें क्या बात थी कि फ्यूचर टेक 2021 प्रौद्योगिकी अपनाने और त्वरण के लिए डिजिटल परिवर्तन की यात्रा का आयोजन किया। किसके द्वारा किया गया? CII द्वारा, अक्टूबर में। अब अगली बात इसमें क्या याद रखनी है? अगली बात ये याद रखनी है कि इस उद्घाटन सत्र में फ्यूचर टेक 2021 के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने इसमें वर्चुअली तौर पर पार्टिसिपेट किया। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस फ्यूचर टेक 2021 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का फोकस विषय क्या था, तो आप बताएंगे कि भविष्य के निर्माण के लिए प्रमुख वाहक तकनीकी सभी भरोसा कर सकते थे। ये था इसका फोकस विषय। क्या था? भविष्य के निर्माण के लिए प्रमुख वाहक तकनीकी हम सभी भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, इस फोकस विषय के साथ फ्यूचर टेक 2021 आयोजन हुआ। अब अगली बात इसमें क्या याद रखनी है? अब एक बात याद रखनी है आपको कि इस रणनीति के तहत इसमें 5 बिंदुओं पर फोकस किया गया। कौन कौन से? रणनीति, विकास, लचीलापन, समावेशिता और विश्वास पर फोकस किया गया। ठीक है, ये भी बात याद रखनी है कि ये जो थीम थी कि भविष्य के निर्माण के लिए प्रमुख वाहक तकनीकी हम सभी भरोसा कर सकते हैं, इसके तहत 5 बिंदुओं पर फोकस किया गया। अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है कि CII एशिया स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021, इसका आयोजन कब हुआ? तो ये 28 अक्टूबर 2021 को हुआ। और इसमें किसके द्वारा इसमें भाग लिया गया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भाग लिया गया। किसमें? CII एशिया शिखर सम्मेलन 2021 में। याद रखिएगा ये 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन था और इसका विषय क्या था? इसका विषय था बेहतर कल के लिए स्वास्थ्य देखभाल में बदलाव, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हेल्थ केयर फॉर बेटर टुमारो। ठीक है, किसका ये विषय था? CII एशिया स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का। ठीक है, अगला देखिए, तीसरा हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन 2021, इसका आयोजन 8 अक्टूबर 2021 को हुआ। और कहां पर हुआ? तो ये उत्तराखंड के देहरादून में इसका आयोजन हुआ। किसका? तीसरा हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का।